अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज के इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है जो कि है स्क्वायर रूट 7 इज। तो बेटा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट 7 क्या है। तो इससे पहले कि आपको मैं बताऊं ये रैशनल है इरैशनल है, जो कि बाकी पार्ट्स में भी जिस तरह पार्ट 1 है 2 है इसी तरह और भी पार्ट्स हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चार्ट शो करना चाहूंगा जो कि आपको कंप्लीट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी प्रोवाइड किया था एक वीडियो में कि रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, कौन सी वैल्यूज कब रैशनल होती है कब इरैशनल होती है, तो वो आप रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी से वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में बेटा प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 की 9th क्लास की, जिसके थ्रू आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपको मैं वो चार्ट शो कर देता हूं कि जिसकी बेसिस पे आप देख सकेंगे कि क्या माजरा क्या है, कि किस बेसिस पर रैशनल नंबर होते हैं और इरैशनल नंबर होते हैं। जी तो बेटा ये देखिए जरा, ये मेरे पास रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का पूरा चार्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि किस बेसिस पर नंबर जो है रैशनल नंबर होते हैं। तो उनकी दो बेसिस हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। तो बेटा टर्मिनेटिंग होती है वो टाइप जिसमें जो नंबर है जो कि स्टॉप हो जाए। स्टॉप होने से क्या मुराद है, जिस तरह कोई भी नंबर है जो कि 2 है 3 है 4 है, तो ये क्या स्टॉप है, यहाँ 2.123 है। ठीक है, तो ये क्या 3 के बाद स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी रुक चुका है। और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो रुकते नहीं है, चलते जाते हैं। ठीक है, और रैकरिंग वो होते हैं जो कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद वैल्यू जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, और इसी तरह इरैशनल नंबर की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो रुके नहीं है चलते जा रहे हैं, एंड नॉन रैकरिंग यानी कि जो वैल्यूज डेसिमल के बाद सेम नहीं आ रही बल्कि वो जो है मेरा बेटा डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी कि पॉइंट के बाद एक तो अनलिमिटेड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज हैं और वो नॉन रैकरिंग है, तो वो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। तो अब बेटा अब मैं आपको एमसीक्यूज की मार्किंग करवा देता हूं जरा। जी तो बेटा मेरे पास आ चुका है स्क्वायर रूट 7। अगर मैं इसको कैलसी पे सोल्व करूं स्क्वायर रूट 7 को, तो मेरे पास आ जाएगा 2.645 समथिंग, यानी कि ये क्या है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रैकरिंग है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है बल्कि वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तमाम बेसिस पे हम इसे क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर रूट 7 क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है जी तो बेटा मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है कि मेरे पास स्क्वायर रूट 7 क्या है, इरैशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं पाई एंड ई। मेरे पास पाई की जो वैल्यू है कैलकुलेटर पे सोल्व करने से मेरे पास आती है 3.14159 एंड सो ऑन। ये यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रैकरिंग यानी कि पॉइंट की वैल्यू सेम नहीं आ रही। और ई यानी कि यूलर की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 2.7182 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रैकरिंग है। तो इन दोनों बेसिस पर ये पाई और ई मेरे पास क्या कहलाएंगे बेटा, इरैशनल नंबर कहलाएंगे। तो ये देखिए बेटा मेरे पास पाई और ई के आ गया, इरैशनल नंबर आ गया। अब आगे है थर्ड एमसीक्यू जो कि है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। अब आपको मैं बता देता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो बेटा थर्ड पार्ट में देखें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो कि कंप्लीट सोल्व हो जाए, यानी कि उसका जो आंसर आए, जिस तरह ये स्क्वायर रूट 4 है, इसका आंसर मेरे पास विदाउट डेसिमल है, यानी कि कंप्लीट सोल्व हो चुका है। ठीक है, और जिस तरह स्क्वायर रूट 5 है तो ये क्या है मेरे पास बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रैकरिंग है। तो ये क्या है मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि वैल्यू जो है कंप्लीटली सोल्व नहीं हुई। और इन दोनों बेसिस पर मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट n, यानी कि n मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 लिखा था। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रैकरिंग है। और इन दोनों बेसिस पर जो मेरे पास पार्ट 3 का आंसर है वो क्या आएगा, इरैशनल नंबर आ जाएगा। जी तो बेटा ये देखिए मेरे पास पार्ट 3 का आंसर क्या आ गया, इरैशनल नंबर। उसके बाद है पार्ट 4 कि स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बेटा जब मैं स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 को कैलकुलेटर पर टाइप करता हूँ तो मेरे पास आता है 3.96811 एंड सो ऑन, यानी कि वो क्या है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रुक नहीं रहा एंड नॉन रैकरिंग है, यानी कि देखें वैल्यू जो है डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे पास सेम नहीं है बल्कि वो डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रैकरिंग कहलाएगा। और इन दोनों बेसिस पर ये मेरे पास पार्ट 4 का आंसर यानी कि स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 क्या आ जाएगा बेटा, इरैशनल नंबर आ जाएगा। तो बेटा मेरे पास पार्ट 4 का आंसर आ गया, इरैशनल नंबर।
आगे है पार्ट 5, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड एज। तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, बिकॉज बेटा अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 8 पर जाएं तो वहां पर आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, जिसमें मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यही है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो कि ये देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है पहली वाली, जो कि है a बिलोंग्स टू R एंड a इज इक्वल टू a। वहां पर मेरे पास पार्ट 5 के अंदर एक जगह पे x है, बट सोल्यूशन जो है इसका सेम ही होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ही कहलाए। जी तो बेटा पार्ट 5 का आंसर आ गया मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे मेरे पास है पार्ट 6, लेट a b c belongs to R, then a greater than b and b greater than c implies that a greater than c is called as dash property। तो ये बेटा मेरे पास b आ जाएगा, यानी कि ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, बिकॉज तो ये देखिए बेटा पेज नंबर 8 पर, उसी पेज पे जहां पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी वहां पर ही थर्ड पॉइंट है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, जो कि आप देख सकते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है, जो कि है a b c बिलोंग्स टू R, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c एंड a इज इक्वल टू c। तो बेटा इसमें ये बात हो रही है कि मेरे पास जो इक्विवेलेंस है, जो रिलेशन पाया जा रहा है वो a b और c के दरमियान है, जिसमें पहले a और b का रिलेशन है, फिर b और c का, और फिर a का c के साथ रिलेशन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एमसीक्यूज में यूज हुई है पार्ट नंबर 6 के अंदर वो है ग्रेटर देन की, ठीक है, तो वो भी ठीक है, बट वो कहलाएगी ट्रांसिटिव ही, क्योंकि उसमें भी यही सेम ही रिलेशन आ रहा था। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि पार्ट 6 का आंसर मेरे पास ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे है बेटा पार्ट 7 के 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, तो हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट 7 के अंदर मेरे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन दी गई है, इसको मैं रीराइट करूंगा बट कुछ चेंजिंग के साथ, जिसमें होगा कि मैं बेस को सेम बना लूंगा। बेस को सेम बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैं 2 करूंगा और यहाँ पर भी मैं 2 करूंगा, तो उसके लिए 2x एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन के बाद 2 की पावर 3 जो होती है बेटा वो 8 के इक्वल होती है, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू वो 8 आता है, ठीक है। तो आई होप्स आपको ये पता ही होगा पहले भी, अगर नहीं पता तो पता चल गया होगा, ठीक है। और जो x था वो हम एज इट इज, वो जो 3 है पावर के अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 3x, ठीक है। और इक्वल के साइन के बाद 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी कि अगर मैं लिखूं 2 की पावर 6 तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 64, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 की पावर 6। अब मेरे पास तीनों बेसिस सेम हो चुकी हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिख लूँगा कि ये बेस सेम है, तो पावर जो है बेटा मेरे पास ऐड हो जाएगी। तो 2 मेरे पास 2 टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसे 1 टाइम लिख लूँगा कि 2 1 टाइम लिखकर उसकी पावर में आ जाएगा 3x प्लस x, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया और इज इक्वल के साइन के बाद राइट हैंड साइड पर 2 की पावर 6 एज इट इज, और अगले स्टेप में 2 की पावर 4x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3x की पावर 3 है पहले वाले में और सेकंड वाले में है मेरे पास x की पावर 1, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 4x, ठीक है। और इस साइड पर मेरे पास 2 की पावर 6 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे पास दोनों साइड्स पर जो बेस है वो 2 है, यानी कि बेस जो है वो आपस में इक्वल है, तो मैं इनको पावर्स को, यानी कि जो पावर है मेरे पास 4x और 6, इन दोनों को भी मैं इक्वल कर लूँगा। ये मैथ का एक रूल है, ठीक है। तो मैंने इनको इक्वल कर लिया और इस टाइम अब मेरे पास इजीली x की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा कि 6/4 इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगा, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा इसका 3/2। तो x का आंसर आ गया मेरे पास 3/2। जी तो बेटा मेरा पार्ट 7 का आंसर आ गया 3/2, यानी कि ए उसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे है पार्ट 8 जो कि है लेट a एंड b बिलोंग्स टू R, देन a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a इज कॉल्ड एज डैश प्रॉपर्टी। तो आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर मेरे पास है रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, जो कि सबसे फर्स्ट वाली है, जो कि अक्कासी करती है, रिफ्लेक्शन देती है सेम वैल्यू की, यानी कि a इज इक्वल टू a है ना, हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, तो a और b की जो वैल्यू की वो सेम ही होगी। और दोनों स्टेप में मेरे पास पार्ट 8 के अंदर यही बात हो रही है, और इसी वजह से
जो मेरे पास आंसर है वो आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद 9th है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। तो ये देखिए जब मैंने कैलसी पे लिखा स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, तो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया 8 स्क्वायर रूट 3 एंड दैट्स बाय मेरे पास पार्ट 9 का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है 8 इंटू स्क्वायर रूट 3। उसके बाद आगे है पार्ट नंबर 10, जो कि है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज। तो इसके लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए बेटा, जब मैं लिख लूँगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 को, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा, जिसमें मेरे पास a की वैल्यू होगी 3 एंड b की वैल्यू होगी मेरे पास बेटा स्क्वायर रूट 5। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, और स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9 एंड माइनस फॉर्मूले का, और इसके बाद जब हम स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा 5 पर, और रिमेनिंग 9 माइनस 5 आ जाएगा मेरे पास, और 9 माइनस 5 बेटा इक्वल होता है 4 के। तो 4 मेरे पास बेटा एक टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा पार्ट 10 का आंसर ऑप्शन डी, जो कि है रैशनल नंबर। आई होप तो आपको इस सारे 10 के 10 एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a is equal to 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that फर्स्ट पार्ट है मेरे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो बेटा इसमें मेरे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं, 3 वेरिएबल्स की, जो कि हैं a b और c, और ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है। मैंने इसको सोल्व आउट करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है मेरे पास बेटा a इंटू बी प्लस सी। अब इन तीनों की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो a की वैल्यू बेटा मेरे पास दी गई है 3/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3/2, और ब्रैकेट के अंदर है b की वैल्यू जो कि है 5/3 प्लस के साइन के बाद c की वैल्यू जो कि है 7/5। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। तो 3/2 एज इट इज, और ब्रैकेट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 जो है इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जार 25 प्लस 7 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 जार 21 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा मेरे पास 3 5 जार 15। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, 3/2 इंटू 25 में प्लस करेंगे हम 21 को, तो मेरे पास आ जाएगा 46 और नीचे आ जाएगा 15। और अगले स्टेप में बेटा यहाँ पे कटिंग हो रही है कि जो 3 है 3 5 जार 15 हो जाएगा, और 2 23 पर चला जाएगा कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, तो आ जाएगा 46। ठीक है बेटा। और बाद में मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 23/5। तो ये तो बेटा मेरे पास आ गई 23/5, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो बेटा राइट हैंड साइड है मेरे पास ए बी प्लस ए सी। अब मैं इनमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू बेटा मेरे पास 3/2 एंड बी की वैल्यू है 5/3 प्लस ए की वैल्यू है 3/2 एंड सी की वैल्यू है 7/5। तो बेटा यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 1 है यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे, तो 5 1 जार 5 एंड 2 1 जार 2। ठीक है बेटा। प्लस अब यहाँ पे ये कटिंग नहीं हो रही, तो हम सिंपली से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 3 7 जार 21 एंड नीचे आ जाएगा 2 5 जार 10। ठीक है बेटा। अब इसको हमने प्लस करना है, तो ये फ्रैक्शन में है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 21 के साथ और 5 को 10 के साथ। तो 5 10 जार 50 प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 42 एंड नीचे आ जाएगा 2 10 जार 20। अब हम इसको ऐड करेंगे 50 को 42 को, तो 50 प्लस 42 आ जाएगा बेटा मेरे पास 92 डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज़। अब आगे है मेरे पास 92/20, तो इसकी कटिंग होगी बेटा 4 के टेबल पे। तो 92 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 23, और नीचे डिनोमिनेटर पे मेरे पास आ जाएगा बेटा
जब मैं 20 को डिवाइड करूँगा 4 पे तो मेरे पास आ जाएगा 4 5 जार 20, ठीक है। तो मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड जो कि है 23/5, जबकि जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर मेरे पास बेटा यही आया था 23/5। तो एज अ रिजल्ट हमने ये प्रूफ कर लिया है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बेटा इक्वल हैं, और हैंस प्रूफ मेरा पार्ट 1 जो है क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो बेटा पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a प्लस बी इंटू सी। अब मैं तीनों में वैल्यूज पुट कर लूँगा। a की वैल्यू है बेटा मेरे पास 3/2 प्लस b की वैल्यू है 5/3 एंड ब्रैकेट्स के बाहर c की वैल्यू है 7/5। ये तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को सोल्व करूंगा जिसके अंदर सम है। तो सम के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 जार 9 एंड 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 2 जार 10 एंड 2 3 जार 6, ठीक है। अब 9 को 10 में प्लस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 19, नीचे आ जाएगा 6 और बाहर आ जाएगा 7/5 एज इट इज़। अब 19 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 133 और 6 5 जार 30। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 133/30। आगे राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी सी। तो ए की वैल्यू है बेटा मेरे पास 3/2, सी की वैल्यू है बेटा मेरे पास 7/5 प्लस बी की वैल्यू है 5/3, सी की वैल्यू है आगे 7/5, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। 3 7 जार 21, 2 5 जार 10, प्लस का सिंबल एज इट इज़, और यहाँ पर 5 5 से कैंसिल तो मेरे पास आ जाएगा 7 1 जार 7 एंड 3 1 जार 3, ठीक है बेटा। उसके बाद अब ये सम करना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं 21 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 63 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 70 और नीचे डिनोमिनेटर में 3 10 जार 30 आ गया। अब 63 को जो मैं ऐड करूँगा 70 में तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 133 और नीचे आ जाएगा 30 जो कि मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। आगे मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता तो बेटा मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई है 133/30 और जबकि लेफ्ट हैंड साइड थी 133/30, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, जो कि मैंने प्रूव करना था। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो आगे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर आएँ तो यहाँ पर मेरे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को मैंने अब प्रूव करना है। तो पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो कि है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जिसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी। अब a b और c की मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/3 प्लस b की वैल्यू आ गई 5/2 प्लस c की वैल्यू आ चुकी है 7/4। तो इस वाली इक्वेशन में हम सबसे पहले सोल्व करेंगे बेटा ब्रैकेट्स को। तो 4/3 एज इट इज आ जाएगा प्लस 5/2 प्लस 7/4 को हम सोल्व करेंगे, जिसके लिए हम ये सब में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 4 जार 20 प्लस 2 7 जार 14, नीचे आ जाएगा 2 4 जार 8, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4/3 एज इट इज प्लस 20 प्लस 14 इज इक्वल टू 34 और नीचे आ जाएगा 8। तो बेटा मैं डिवाइड करूंगा 34/8 को तो मेरे पास आ जाएगा 17/4। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/3 एज इट इज़ प्लस आ जाएगा मेरे पास 17/4। अब इसको मैं ऐड करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 4 4 जार 16 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा 17 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 51 और नीचे है 3 4 जार 12 इज इक्वल टू 16 प्लस 51 इज इक्वल टू 67/12। ये मेरे पास आगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड को, जो कि है मेरे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों की मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। a की वैल्यू है 4/3 प्लस b की वैल्यू है 5/2 प्लस c की वैल्यू है 7/4। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
4 2s are 8 plus 5 3s are 15 over 2 3s are 6 plus 7 over 4 as it is. 8 plus 15 is equal to 23 over 6 plus 7 over 4. अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 92 प्लस 7 6 आर 42 ओवर 6 4 आर 24. अब इसको प्लस करेंगे 92 प्लस 42 इज इक्वल टू 134 डिवाइडेड बाय 24. तो बेटा मैं डिवाइड करूँगा 134 डिवाइडेड बाय 24, तो मेरे पास आ जाएगा 67 ओवर 12. तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 67 ओवर 12, जो कि मेरे पास क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास 67 ओवर 12, यानी कि मेरे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं. तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव. अब आगे है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी सी. अब मैं यहाँ पर a b और c की वैल्यू पुट कर लूँगा. तो a है 4 ओवर 3, b है 5 ओवर 2, मल्टीप्लाई c है 7 ओवर 4. तो 4 ओवर 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा. ब्रैकेट में हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 7s आर 35 डिवाइडेड बाय 2 4s आर 8. नेक्स्ट स्टेप में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो आ जाएगा 140 आ जाएगा मेरे पास. डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा बेटा मेरे पास. फिर डिवाइड करेंगे 140 डिवाइडेड बाय 24, तो मेरे पास आ जाएगा 35 ओवर 6. ठीक है. तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड. आगे सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को. राइट हैंड साइड है मेरे पास ए बी इंटू सी. अब मैं इन तीनों की वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, ए बी और सी की. तो ए की वैल्यू आ गई 4 ओवर 3, बी की वैल्यू है 5 ओवर 2, सी की वैल्यू है 7 ओवर 4. अब आगे सोल्व करते हैं ब्रैकेट को. तो ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पे कटिंग हो रही है 2 की 4 के साथ, 2 2s आर 4, बाकी आ जाएगा 5 2s आर 10 ओवर 3 1s आर 3, मल्टीप्लाई 7 ओवर 4. 10 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो आ जाएगा मेरे पास 70 ओवर 3 4s आर 12. 70 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 35 ओवर 6, जो कि है राइट हैंड साइड. और अगर आप ज़रा फोकस करें तो राइट हैंड साइड है मेरे पास 35 ओवर 6 एंड लेफ्ट हैंड साइड भी थी 35 ओवर 6, यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के. तो हैंस प्रूफ, यही मैंने प्रूव करना था. ठीक है बेटा. अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नंबर 4 है इज 0 आर रैशनल नंबर एक्सप्लेन, कि हमने बताना है कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, वो हमने एक्सप्लेन करनी है, उसकी वजाहत करनी है. तो आंसर आ जाएगा इसका यस, जी हाँ बिल्कुल. 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q not equal to 0. तो इसका मीनिंग है कि जी हाँ बिल्कुल 0 जो है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं p ओवर q की फॉर्म में. अब बेटा इसका मतलब p ओवर q की फॉर्म में का मतलब है कि p से मुराद है 0 आ जाए ऊपर, ये देखिए 0 ऊपर आ जाए और नीचे q की जगह पे, बिकॉज रैशनल नंबर तब होगा जब q जो है यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0 है. तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली लिखेंगे 1, कि हमें पता है. देखें हम अगर मैं इसको ना भी लूँ अभी, इसको छोड़ के, हम 0 को छोड़ के, वैसे आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटा कॉन्सेप्ट के लिए समझिएगा ज़रा कि अगर 3 है तो लिखा तो हम 3 लिखेंगे तो हम 3 ही, बट यहाँ पे हम 3 ओवर 1 भी अगर लिखेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप में हम 3 ही लिखते हैं. ठीक है. ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिसके आंसर में मैं आपको बताता रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे 1 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में, बट हम उसे 1 की जगह अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है. ठीक है. इस तरह यहाँ पर भी जब 0 अकेला आ रहा है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 0 अकेला दिया है, लेकिन हम उसे p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है जबकि वो 1 है. तो बेटा इजीली जो है हमारे पास 0 क्या है, एक
रैशनल नंबर आ जाएगा। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ये इसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर्स। तो हमने बेसिकली ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है रियल नंबर्स की। तो बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे है ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में, जो कि फर्स्ट वाली है कि ए बी बिलोंग्स टू आर आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशंस हैं, हमें तीन कंडीशंस दी गई हैं जिसमें ए बी जो है बिलोंग्स टू आर हो यानी कि रियल नंबर हो। ठीक है, अब इसी को मैंने एक्सप्लेन करके एक तरतीब दे के मैंने लिख दिया आपके आंसर को, जो कि है ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी कैन बी स्टेटेड एज a is equal to b or a greater than b or a less than b if a and b are real numbers। कि ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, या ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी को हम इस तरह से बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी हो, या फिर a ग्रेटर देन b हो, या फिर a लेस देन b हो। तीनों में से कोई सा एक भी रिलेशन पाया जाए, एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, तो वो क्या होगी, ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ए और बी जो हो वो हमारे पास रियल नंबर हो। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर हो चुके होंगे। ज़रा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की है। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो हमने इसके अंदर रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं 4 और 5 के दरमियान। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसका तरीका ये होगा कि हम 4 और 5 को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इक्वल आ जाएगा बेटा 4 + 5 इज इक्वल टू 9/2 एज इट इज। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। अब फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ गया है। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट जो रैशनल नंबर हमने फाइंड किया है उसको, और जो हमारे पास लास्ट गिवन डिजिट था यानी कि 5, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे सेकंड रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए। यूज़ किस तरह करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे कि 9/2 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया और नीचे 2 से, सॉरी, इन दोनों को हमने सम कर दिया, ऐड कर दिया 9/2 + 5/1। अब 5/1 क्यों है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 गिवन था। अब ये फ्रैक्शन में है 9/2, हम इसको भी फ्रैक्शन में बनाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो 5/1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब इसको हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 9 1s are 9 + 5 2s are 10 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 आ रहा है डिवाइड, इसको मैं सिंबल की फॉर्म में लिख लेता हूँ कि डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए बेटा 9 और 10 को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2, जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज़, और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जो मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2 नीचे चल जाएगा, उसके नीचे जो ये देखें यहाँ पे 1 था ना एक, ठीक है, 1 है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं। ठीक है, और इसका कोई इम्पैक्ट भी एज सच कोई नहीं है। बट अब जिसका हमने रेसिप्रोकल लेना हो तो उसके लिए हम उस 1 जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर आ गया, ओवर जो ऊपर 2 था वो नीचे आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा स्टेप। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 19 × 1 इज इक्वल टू 19 ओवर 2 2s are 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया सेकंड रैशनल नंबर। तो मेरे पास जो दोनों रैशनल नंबर आए वो हैं, पहले वाला था बेटा मेरे पास, तो ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जो कि पहला था रैशनल नंबर 9/2 एंड दूसरा था 19/4। ठीक है, तो ये दोनों रैशनल नंबर हैं जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आगे बेटा मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि उस एंड पॉइंट तक इसे सोल्व करना है जहाँ तक हम करने के एबल होंगे। अब इसमें सबसे पहले मेरे पास है 5th रूट है, यानी कि रूट की पावर। जिस तरह ये है ना, ये देखें ये स्क्वायर रूट है, इसको कहते हैं हम क्यूब रूट, इसको कहते हैं 4th रूट, तो ये 5th रूट है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये स्क्वायर रूट था इसकी पावर है 1/2, ये था हमारे पास क्यूब रूट तो इसकी पावर है बेटा 1/3, ये 4th रूट था, यानी कि रूट के बाहर इसकी पावर लिखी थी हमारे पास 4, तो ये हो जाएगी बेटा 1/4। अब इसी तरह
अब इसी तरह बेटा यहाँ पर मेरे पास फिफ्थ रूट है, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/5। ये तीनों वेरिएबल्स x y z इनकी जो एक्सपोनेंट्स दी गई है उसके साथ हम एज इट इज़ को लिख लेंगे और बाहर आ जाएगा मेरे पास 1/5। आई होप तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब इन तीनों की पावर्स अलग-अलग लिख देंगे इस तरह से कि x है 15 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/5 से, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, y है 35 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, z है 20 तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। यानी कि हमने एक्सपोनेंट होल की थी ना, स्टार्टिंग की थी ब्रैकेट के बाहर, हमने इसको अलग-अलग इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि x के साथ अलग, y के साथ अलग और डिवीजन में z के साथ अलग। ठीक है, अब इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पे, तो 5 3 are 15, 5 7 are 35, 5 4 are 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x 3 y 7 डिवाइडेड बाय z 4। तो ये इसका पार्ट 1 का आंसर आ चुका है। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आगे है मेरे पास पार्ट 2। पार्ट 2 है क्यूब रूट के अंदर 27 की पावर है 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हम 27 को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके लिए हम 27 का एलसीएम लेंगे। तो 27 का एलसीएम लेंगे तो इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो एलसीएम से हमें पता चलता है कि हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 27, यानी कि 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 27 की जगह पर बाहर आ जाएगा क्यूब रूट और यहाँ पर आ जाएगा 27 की जगह पर आ जाएगा 3 का क्यूब और इधर आ जाएगा 2x। ठीक है, और क्यूब रूट एज इट इज़ और यहाँ पर आ जाएगा 3 है ना, 3 एज इट इज़ और जो 3 पावर में है 3 2s are 6x आ गया बेटा। इसके बाद अब क्यूब रूट है यानी कि क्या हो जाएगा 1/3 के इक्वल, तो हम लिख लेंगे 3 की पावर 6x और ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएगा बेटा 1/3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2s are 6, तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x। तो ये इसका आंसर आ चुका है 3 की पावर 2x पार्ट नंबर 2 का। मेरे पास पार्ट 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम 6 को एज इट इज़ लिख लेंगे मल्टीप्लाई के साइन के बाद। अब बेटा यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा, 3 है ना, तो 3 की पावर जो n है उसको मैं अलग लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को मैं अलग लिख लेता हूँ। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी क्योंकि हम पहले भी एक्सरसाइजेस के अंदर मैंने आपको वीडियोस के अंदर करवाया हुआ है ऐसे। ठीक है, और अगर आप कंप्लीट चैप्टर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे चैप्टर नंबर 1 की 9th क्लास की मैथ की बुक की। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 से लेकर रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि इस वीडियो यानी कि ये लास्ट वीडियो तक कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे विद एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसमें हर चीज़ तफसील से मैंने बताई हुई है आपको। ठीक है बेटा, तो अब इसका आपको समझ आ चुका होगा जिन्होंने पढ़ा है मेरे से। फिर भी मैं आपको ज़रा गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा कि अब ये प्लस के अंदर है ना, यानी कि ये होल की पावर है 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यानी कि 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है। अगर ऐसे हमें मिलता तो हम लिख सकते थे ये बेस सेम है, तो पावर जो है बेटा मेरे पास ऐड हो जाएगी। अब पावर जो थी प्लस में थी और बेस एक ही थी, तो पावर जो है हम उसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 हिस्सों में आधा कर देंगे, n को अलहदा कर दिया और 2 को अलहदा कर दिया और उसी के साथ साथ जो बेसिस थी वो अलहदा हो गई। ठीक है बेटा, और नीचे आ जाएगा मेरे पास, उसको भी हम ऐसे कर लेते हैं 3n + 1 है, तो 3n अलहदा मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अलहदा माइनस 3n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s are 9 आ गया। नीचे 3n यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको कॉमन ले लेंगे तो 3n कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 की पावर 1 है। बार बार 3 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 3 की पावर 1 3 के ही इक्वल आएगी, तो मैंने 3 लिख लिया माइनस। अब यहाँ पर 3n चला गया, इनके कुछ भी नहीं रहा तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 6 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिएगा 3n यहाँ पे और यहाँ पे ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास रह गया 6 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9। तो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 9 करेंगे हम तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 54
54 डिवाइडेड बाई 2, तो 54 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 27। तो 27 इसका पार्ट 3 का मेरे पास आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जी तो बेटा आगे है क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड होता है बेटा जो 2 के टेबल पे ना मल्टीप्लाई हो, यानी कि जिस तरह इवन और ऑड है ना, तो इवन होता है 2 के टेबल पे मल्टीप्लाई होने वाले, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से ये इवन नंबर्स हैं। और जो रिमेनिंग है ऑड है वो, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं आगे। ठीक है, अब हमने फाइंड करने हैं 3 कंसेक्टिव यानी कि एक दूसरे के आगे पीछे आने वाले। ठीक है, यानी कि कंसेक्टिव समझिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये मेरे पास 3 कंसेक्टिव नंबर है। बट जब ओड नंबर की बात हुई है तो अगर मैं शुरू वाले ओड नंबर्स की ही बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1, 3, 5। ठीक है, तो ये के कंसेक्टिव हमारे पास ओड इंटीजर्स हैं। बट अब ज़रूरी नहीं है कि 1, 3, 5 ही हो, यानी कि शुरू वाली हो। हमें ये नहीं कहा गया, हमें सिर्फ कहा गया कि वो नंबर फाइंड करने हैं। तो वो नंबर ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाऊँ फिर मैं आपको सोल्व करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नहीं है उनकी वैल्यूज़, तो हम उनको लेट करेंगे एक वेरिएबल के तौर पर। तो सबसे पहले फर्स्ट ओड इंटीजर जो मेरे पास होगा वो मैं लेट कर लेता हूँ x के इक्वल होगा। ठीक है, अभी मैंने x की वैल्यू इनके फाइंड करनी है। उसके बाद जो सेकंड ओड इंटीजर है उसको मैं लेट कर लेता हूँ x + 2 के इक्वल। क्यों, देखें जिस तरह 1 था, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है 1, लेट्स सपोज x की वैल्यू बेटा मेरे पास 1 है। तो जो सेकंड इंटीजर है यानी कि x के बाद क्या आ रहा है, ओड इंटीजर की फॉर्म में हमारे पास 1 के बाद आ रहा है 3, तो उसमें कितने डिजिट्स का डिफरेंस है 2, यानी कि 1 + 2 आता है मेरे पास 3। इसी तरह 3 + 2 करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, इस तरह मैंने सेकंड ओड इंटीजर को लिखा है x + 2 कि मेरे पास जो भी x की वैल्यू होगी उससे 2 कदम आगे जाके मेरे पास दूसरा ओड इंटीजर आ जाएगा। और x जो थर्ड ओड इंटीजर होगा उसको मैं लेट कर लेता हूँ x + 4 के। ठीक है, कि अगर मैं x से 4 कदम आगे जाऊँगा तो मेरे पास तीसरा और लास्ट ओड इंटीजर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। जब हम आगे इसको x की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है मेरे पास, इसका सम जो है, ठीक है, इन 3 नंबर्स का सम जो है वो 51 के इक्वल है। तो मेरे पास अभी वेरिएबल्स के तौर पे एग्जैक्ट डिजिट्स नहीं है, तो मैं ऐसे लिख लूँगा कि x + 2 + x + 4 इज इक्वल टू 51। ठीक है बेटा, अब मैं x वाले जो वेरिएबल्स हैं, x ये है और ये क्या है, कितने हो गए, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3x आ गया मेरे पास, और 4 और 2 हो गए बेटा मेरे पास 6 इज इक्वल टू 51। अब 51 यहाँ पे प्लस में वहाँ पे जाके माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 51 - 6। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाएगा x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू 51 - 6 करेंगे तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 ये वाला यहाँ पे आ चुका है। और अब 45 को डिवाइड करेंगे 3 पर तो मेरे पास आ जाएगा 15, तो x मेरे पास आ गया बेटा 15। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया, फर्स्ट इंटीजर क्या है मेरे पास 15। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें, ये ज़रा मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ये पेंसिल वाला रफ वर्क है ज़रा। ठीक है, कि x + 2 है ना, तो x मेरे पास आया 15। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, x आ गया 15 आ गया, तो 15 + 2 करेंगे बेटा तो ये क्या आ गया 17 आ चुका है। अब 15 + 4 करेंगे तो ये मेरे पास आ चुका है 19, यानी कि 15, 17 एंड 19, ये 3 मेरे पास क्या हैं, वो कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स हैं जो मैंने फाइंड करने थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि पहला मेरे पास आ चुका है 15, दूसरा है 17 और तीसरा है 19। अब अगर मैं इसका सम भी करूँ कि 15 + 17 + 19 तो मेरे पास आ चुका है 51, जो कि मेरा फुली ट्रू हो चुका है क्वेश्चन जो मुझे बताया गया था कि इनका सम जो है 51 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा कि मेरे पास 15, 17 और 19 वो 3 ओड इंटीजर हैं, कंसेक्टिव ओड इंटीजर हैं जिनका सम मेरे पास 51 के इक्वल है। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। जी तो बेटा आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अब्दुल्ला पिक्ड अप
96 balls and placed them into 2 buckets। कि अब्दुल्ला नाम का एक पर्सन है, उसने 96 बॉल्स जो हैं ली हैं और उनको 2 बकेट्स में डाल दिया है, बकेट्स यानी कि बाल्टियों में डाल दिया है। 1 bucket has 28 more balls than the other bucket। तो एक जो बकेट है हमारे पास उसमें 28 ज़्यादा बॉल्स हैं दूसरी बकेट की निस्बत। तो हमने बताना है हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। हमने बताना है कि दोनों बकेट्स में यानी कि बाल्टियों में टोटल या कुल कितनी बॉल्स मौजूद होंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 96, ठीक है। उसके बाद मैं 2 वेरिएबल्स लेट कर लूँगा जो कि मेरे पास आ जाएगा। सबसे पहले लेट कर लेंगे हम नंबर ऑफ बॉल्स इन द फर्स्ट बकेट, कि जो पहली वाली बकेट है उसमें नंबर ऑफ बॉल्स लेट कर लेंगे। तो वो मेरे पास अभी अनअवेलेबल है, ठीक है, वो मैंने भी फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा x, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉल्स इन द सेकंड बकेट तो उसको मैं लिखूँगा x प्लस 28 इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है कि 1 bucket हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। तो ये वाली जो सेकंड बकेट है उसमें 28 ज़्यादा बॉल्स हैं फर्स्ट बकेट की निस्बत। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, इसलिए हमने लिखा है x प्लस 28 कि x का जो भी आंसर होगा उसमें 28 ऐड करेंगे तो दूसरी बकेट में हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद अब 96 हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे x को प्लस x प्लस 28 को, ठीक है। तो वो मेरे पास इक्वल होना चाहिए 96 के, ठीक है बेटा। आपको मैं समझा देता हूँ कि ये एक बकेट की बॉल्स हैं, नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और ये दूसरी बकेट की नंबर ऑफ बॉल्स हैं x प्लस 28, ठीक है। तो मेरे पास टोटल बॉल्स सबसे पहले अब्दुल्ला ने पकड़ी थी कितनी 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। तो इससे मुझे पता चला कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो है 96, ठीक है। इसलिए मैंने ये राइट हैंड साइड पे लिख लिया कि इज इक्वल टू 96। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, यानी कि ब्रैकेट्स मैंने जो है ख़त्म कर लिए यहाँ पे। और अगले स्टेप में x को मैं x में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे 28 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28, ठीक है बेटा। अब 96 माइनस 28 को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 68 और यहाँ पर 2x एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके हम कर देंगे डिवाइड, तो 68 ओवर 2 आ जाएगा मेरे पास, और 68 को मैं डिवाइड करूँगा 2 पे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 34। तो x इज इक्वल टू 34। अब ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है, इसकी बेसिस पे मेरा एक आंसर बनेगा जो कि होगा वो आप देखिएगा कि फर्स्ट बकेट में मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी बेटा, वो थी x, यानी कि जो फर्स्ट बकेट है उसमें मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 34 है, और जो सेकंड बकेट है उसमें मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स तब आएंगी जब मैं x में यानी कि 34 में ऐड करूंगा मज़ीद 28। जी तो ये देखिए बेटा नंबर ऑफ बॉल्स इन द फर्स्ट बकेट मेरे पास कितनी आ गई x, यानी कि वो था मेरे पास x के इक्वल, तो वो है 34। तो 34 मेरे पास बॉल्स आ चुकी हैं फर्स्ट बकेट में, और सेकंड बकेट में मेरे पास क्या था x प्लस 28, तो x की वैल्यू मेरे पास आई है बेटा 34 और इसमें मैं ऐड करूँगा 28 तो मेरे पास आ जाएगा 62, ठीक है। तो 62 मेरे पास बॉल्स हैं सेकंड बकेट में, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि नंबर ऑफ बॉल्स इन द सेकंड बकेट इज इक्वल टू 62, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ चुके हैं दोनों के। अगर मैं इसको ऐड करूँ 62 को और 34 को तो मेरे पास आ जाता है 96 जो कि हमारी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 into 1/4% पर एनम। एनम का मीनिंग होता है पर ईयर, ठीक है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 5 years। तो इसको ना हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ दी गई है जो कि है 3,50,000 जो कि चेंज नहीं हो रही, जो कि है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट का मीनिंग है कि जो टोटल अमाउंट उसने बैंक को दी टोटल टाइम से पहले, जो कि है हमारे पास 7 साल पहले, ठीक है।
ये आ गया बेटा मेरे पास रुपीज़ के अंदर, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट की आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है, अब इसको ना हम 2 स्टेप्स में कवर करेंगे, एक है आफ्टर 2 ईयर और एक है बिफोर 2 ईयर, ठीक है। जो कि जिसमें ये वाला रेट अप्लाई होगा 7/1/4 जो कि हो जाएगा हमारे पास 7.25%, ठीक है। और एक ये वाला जो कि है 8%, ठीक है। और हमने उसको बाद में फिर सम करना होगा, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम इधर से पहले तक सोल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह सोल्व करवाऊंगा और बड़े इजी मेथड में सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट की आ गई हमारे पास 3,50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया रेट फॉर 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक बैंक ने 7.25% के रेट पे जो है प्रॉफिट पे किया है। तो ये देखें बेटा, जब मैंने 7/1/4 को सोल्व किया तो मेरे पास आया 7.25, ठीक है। तो 7.25% के रेट से, और टाइम उसमें क्या था 2 ईयर्स का। अब मैं आपको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी कि स्टोरी क्या है पीछे इस क्वेश्चन के। तो बेसिकली ये बैंक का मामला है मार्कअप का, ठीक है। मार्कअप वो होता है कि आप बैंक को एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और एक स्पेसिफिक रेट पर यानी कि परसेंटेज पर वो बढ़ता जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 साल का दुरानी है, यानी कि 2 ईयर्स का टाइम है, और 7.25% के रेट पे जो है इंक्रीमेंट हुआ है 3,50,000 पे, और उसे हम कहेंगे मार्कअप, ठीक है। मार्कअप उसको हम लेट कर लेते हैं M1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम M2 भी फाइंड करेंगे जो कि होगा अगले 5 साल के लिए, क्योंकि हमारे पास 7 साल है ना टोटल। तो 2 साल अलग हैं आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल अलग हैं, और अगले 5 साल जिसमें 8% का रेट प्रोवाइड किया गया है वो अलग है, ठीक है। तो उसका हम M1 M2 अलग फाइंड करेंगे, और फिर हमें जो है हम उसको ऐड करके इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास एक लैक्स में अमाउंट आएगी जो कि 7 साल बाद सलमा पर्सन के पास मौजूद होगी उसके बैंक अकाउंट में, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कहानी क्या है। अब हम सबसे पहले, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं ईजीनेस के लिए, तो हम इसको M1 को सबसे पहले फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा कि M1 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई, P से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कांस्टेंट है, 1 तो इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों के लिए 3,50,000 ही होगी। P मल्टीप्लाई R1 जो कि है 7.25% मल्टीप्लाई T1 जो कि है 2 ईयर्स, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू आ गया मेरे पास अब P यानी कि 3,50,000 350,000 मल्टीप्लाई R1 है रेट हमारे वो जो कि है मेरे पास 7.25%, तो 7.25 आ गया मेरे पास, और परसेंटेज के साइन की जगह पे मैं लिखूंगा 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको पता ही होगा कि परसेंटेज जो है उसको जब हम डेसिमल में या इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे 100 से डिवाइड करवा देते हैं उस स्पेसिफिक नंबर को, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 100 से डिवाइड करवा दिया। मल्टीप्लाई T1 है यानी कि टाइम जो कि है मेरे पास 2 ईयर्स, तो इस सबको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा। ये देखिए जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया सारे को, 3,50,000 को मल्टीप्लाई किया 7.25 के साथ, मल्टीप्लाई 2 किया तो मेरे पास आ गया 50,75,000। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, और नीचे मेरे पास 100 है, तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास M1 का आंसर आ जाएगा। तो M1 का मेरे पास आंसर आ जाएगा 50,750, ठीक है, रुपीज़। ये मेरे पास पहला मार्कअप आ गया जो कि 2 साल के लिए था। अब अगले 5 साल के लिए मैंने फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं डाटा लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास वही रहेगी, P इज इक्वल टू 3,50,000 बेटा, और उसके बाद ये रुपीज़ में है, और उसके बाद जो रेट है मेरे पास रेट फॉर ये अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने कहा आफ्टर 2 ईयर, तो टोटल हमारे पास 7 साल है, ठीक है। तो 7 - 2 करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के लिए। ये इस मार्कअप के बाद की कहानी हो रही है अब, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो मेरे पास रेट है वो है 8% जो कि गिवन है, और उसके अलावा जो टाइम यूज़ हो रहा है यहाँ पर जो कि है T2, तो वो इक्वल हो जाएगा बेटा 5 ईयर्स के, ठीक है। और इसमें मैंने क्या फाइंड करना है, M2 ही फाइंड करना है, ठीक है। M2 का फॉर्मूला क्या है आप सब जानते हैं, M2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R2 जो कि है 8% मल्टीप्लाई T2 जो कि है 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लूँगा। अब ये देखिए P की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे आ गया 3,50,000, रेट आ गया 8%, जिसको मैं
दूसरी इंटीजर में चेंज करूंगा तो परसेंटेज की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 100 में से डिवाइड कर दूंगा और टाइम आ गया 5 ईयर्स। ठीक है, अब ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, तो बाकी रह गया मेरे पास 3500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास बेटा आ जाएगा 1,40,000, ये रुपीज़ में है। और ये क्या है, M2 आ गया मेरे पास, यानी कि अब मेरे पास M1 भी आ गया, M2 भी आ गया। अब मैंने फाइंड क्या करना है, एक्चुअल जो मेरे पास मेन क्वेश्चन था वो था फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो 7 साल बाद जो उसके बैंक में अमाउंट होगी वो होगी, तो मैं लिख लूँगा सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 ईयर। तो 7 साल बाद जो सलमा के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जो अमाउंट होगी वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा कि जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, यानी कि जो उसने 7 साल पहले डिपॉजिट की थी जो कि थी 3,50,000। ठीक है, उसके बाद M1 जो कि था मेरे पास 50,750, वो भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा 50,750 प्लस उसके अलावा जो मेरे पास M2 था, यानी कि जो अगले 5 साल के लिए था वो था 1,40,000, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1,40,000। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 7 साल के बाद जो अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में मौजूद होगी वो आ जाएगी जी। तो इस सबको मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 5,40,750 रुपये। तो 7 साल बाद जो सलमा के बैंक अकाउंट में अमाउंट होगी वो होगी 5,40,750 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो चुका होगा। मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैथ्स हब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।